हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया कि भैया एमटीएस के लिए मैं आपको 15 सेट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें सेट नंबर हमारा 10 अभी स्टार्ट होने वाला है। डेली रात को 8 बजे क्लास आपको मिलती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे 9 सेट्स हो चुके हैं। तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमारा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से फटाफट आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिना तामझाम। देखो, कोई भी टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, जो है वो सामने है। साहब बता दो भाई। बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं स्कूल में, वैसा कुछ। देखो, पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हुड्डा लिव्ड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। देख रहे हो, ये सीजीएल के क्वेश्चन बनाने में शर्म नहीं आई इनको। भाई, किसी भी चीज का जब हिस्सा बताते हो या पोजीशन बताते हो तो पार्ट के साथ हम ऑफ लगाते हैं। पोजीशन के लिए और हिस्सा बताने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। ऑफ का मतलब तो होता है अलग होना, इसका मतलब होता है अलग होना या दूर होना बोल सकते हो आप। ठीक है, इसका मतलब होता है जी अलग होना या फिर दूर होना। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं जी, ऑफ की जगह ऑफ करने वाले। आ रही है बात समझ में? बस इतना सा है। पहले क्वेश्चन कहाँ से समझ में आ गई बात? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमेटी मेंबर्स। बताओ भाई, कौन बताएगा इसका आंसर? जो मीटिंग है उसको हेल्ड अपॉन किया गया था 1 घंटे के लिए, क्योंकि वहां पे कमेटी मेंबर्स नहीं आए थे। भाई, हेल्ड अपॉन तो कुछ होता ही नहीं, होल्ड अप होता है। होल्ड अप का मतलब होता है टू डिले, पोस्टपोन करना या टू डिले करना, यानी कि थोड़ा सा देरी करना, लेट करना, होल्ड अप होता है। तो होल्ड की ही सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। तो हेल्ड के साथ अप आना चाहिए, ना कि अपॉन। हेल्ड के साथ अपॉन कैसे आ जाएगा भाई? हेल्ड अप होता है, सिर्फ हेल्ड अप होगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे हेल्ड अपॉन नहीं, हेल्ड अप होगा सिर्फ। तो डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे चुलबुलों क्या हो जाएगा जी? डी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल, ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल। एक परमानेंट रूल हमने बना दिया कि भैया डिनर टेबल पे कोई भी बात नहीं करेगा। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ, नो टॉकिंग, नो के बाद में जेरंड आ गया, कोई बात नहीं, बढ़िया है। टॉकिंग के लिए इज आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एन एब्सोल्यूट रूल, बिल्कुल सही है। रूल आपका नाउन है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन जो है वो डिनर के लिए नहीं आ रहा, डिनर टेबल के लिए आ रहा है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द डिनर टेबल, ऑल ओके इन दिस सेंटेंस। देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर इन दिस क्वेश्चन। अगला आ जाओ भैया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर केसेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आर यूनिवर्सिटी। हम लोग सिंटेक्स टॉपिक में ये चीज हजारों बार पढ़ चुके हैं। मैं तो हजारों बार पढ़ा चुका हूं। अगर आपने पढ़ा होगा तो 1 2 4 बार तो पढ़ा ही होगा कि अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ, क्या आता है जी? अ नंबर ऑफ आता है, तो आगे वर्ब कैसी लगाओगे आप? प्लूरल लगाओगे। और अगर द नंबर ऑफ आता है जी, द नंबर ऑफ आता है जी, तो आगे वर्ब कैसी लगाओगे जी? सिंगुलर लगाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, भले ही यहाँ पे स्टूडेंट्स से उससे मतलब नहीं है। द नंबर ऑफ के हिसाब से देखो, देयर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के हिसाब से, बट यहाँ पे आर नहीं आएगा। देयर तो सही है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। ठीक है, ये जो देयर है वो तो स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट जो वर्ब है ना आर, वो द नंबर के लिए आएगी, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, आर की जगह इज हो जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। One of the students is always late to the class
ही हैज बीन वॉर्न, he has been warned by the teacher many times but still he keeps on being late. बच्चों में से एक स्टूडेंट ऐसा है जो बार बार लेट हो जाता है, जिसकी वजह से टीचर ने उनको डांटा भी है, वार्न भी किया है, उसके बाद भी फिर वो लेट आता है। बताओ कौन बताएगा इस क्वेश्चन में आंसर, कौन बताएगा? बहुत नॉर्मल सी छोटी सी चीज है, आराम से बता सकते। बताओ, फटाफट से बताओ यार। एक बात बताओ, कभी भी आपने देखा है क्या कि एक तो हैज होता है, अकेला अगर हैज है तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर हैज के साथ में बीन लगाओगे, हैज के साथ बीन, तो फिर या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, या फिर हैज के साथ अगर आप बीन लगाते हो, बीन, तो फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो। ऐसा हम कब कब करते हैं भाई? ये एक्टिव वॉइस में करते हैं और ये पैसिव वॉइस में करते हैं। अगर पैसिव फॉर्म होगा तो हम ये लगाएंगे, एक्टिव होगा तो ये लगाएंगे। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं? तो हम यहाँ पे देखोगे, आपने देखा यहाँ पे हैज बीन वॉर्न लगाई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो गलत हो गया, वॉर्नड होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस उसको वॉर्न किया गया है टीचर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये पैसिव हो गया। इससे पता चल रहा है कि ये पैसिव सेंस दे रहा है। जब पैसिव है तो भैया यहाँ पे क्या आएगा? V3 आएगा। तो हैज बीन वॉर्न कहाँ है? बीन, ये रहा। तो फिर से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। हर एक छोटी चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट हिज इवनिंग। एक बात बताओ, वह मैन जिसने चोरी करी है या जिसको चोरी कर लिया गया है? भाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में थोड़ा सा तो सेंस उसमें आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क होता है? देखो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सब्जेक्ट डूअर है, अगर सब्जेक्ट डूअर है तो हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर है, अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो पैसिव पैसिव बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे जी? पैसिव बनाएंगे, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? द मैन हु वॉज कमिटेड, नहीं हु कमिटेड, क्योंकि यहाँ पे जो चोरी का काम किया है ना, जो ऑब्जेक्ट, ये इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है जो कि डूअर है। ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो डूअर है, तो एक्टिव वॉइस बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस बनेगा, ना कि पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब वॉज और प्लस V3 पैसिव वॉइस हो जाता है। तो यहाँ पे वॉज को बस हटा दो और कमिटेड सेकंड फॉर्म लगा दो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट और सही आंसर हो जाए, ठीक है जी। आ जाओ। यूजुअली यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, यूजुअली राकेश हैज नॉट कैसे हो जाएगा? पहली बात तो यहाँ पे हैज नॉट के बाद टेक कैसे हो जाएगा? ठीक है, हाँ, रथीस है, राकेश नहीं है, रथीस है। अभी देखो इसमें गलती भी है, गलत, शायद इसका आंसर गलत दे रखा होगा, लेकिन आप लोगों को बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ही था ना इससे पहले? हाँ 6 है। चलो 7th का आंसर बताओ। यूजुअली रथीस हैज नॉट टेक पार्ट इन दिस टाइप्स ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हिज, हाँ सही है, हैक्टिक शेड्यूल। जनरली क्या होता है, यूजुअली जो रथीस है वो ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज हैक्टिक शेड्यूल, उसका हैक्टिक शेड्यूल है। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे, फर्स्ट फॉर्म कैसे आ जाएगी? आनी चाहिए थी थर्ड फॉर्म, तो या तो टेकन हो जाता, लेकिन अगर टेकन लगाओगे तो यहाँ पे यूजुअली कहता है कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए, ये इसका कहना है, क्योंकि ये इसका कीवर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो प्रेजेंट एक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे हम परफेक्ट ना बना के इसकी जगह हम डज लगा सकते हैं और नॉट लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा यूजुअली रथीस डज नॉट टेक पार्ट इन दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे हैज नॉट की जगह डज नॉट हो जाए, हैज नॉट की जगह क्या हो जाएगा जी? डज नॉट। आगे बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ जी। नेक्स्ट, देयर कैन बी प्रीसियस डायमंड्स एंड मेटल्स
इन द सरफेस जस्ट बिलो यू, तुम्हारे जस्ट नीचे जो सरफेस के नीचे डायमंड्स और मेटल्स हो सकते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, कैन भी लगा सकते हैं, बट फॉर्मल मतलब जो अनफॉर्मल वो होती है ना पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे कैन लगा लेते हैं। ऊपर से एबिलिटी वेबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। बट देयर कैन बी पीसेस डायमंड्स एंड मेटल इन द सरफेस, इन द सरफेस नहीं होता, सरफेस के लिए हम कभी भी इन का यूज़ नहीं करते, सरफेस के लिए हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। क्योंकि या तो अंडर द सरफेस होता, इन द सरफेस नहीं होता, ठीक है, अंडर द सरफेस हो सकता था बट ऑन द सरफेस होगा, ठीक है। सरफेस के लिए आप कभी भी इनका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन की जगह क्या हो जाएगा जी, ऑन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये हो गया आपके एरर डिटेक्शन के सवाल कंप्लीट। अब आ जाएंगे हम कहाँ पे भैया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। ये भी ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। बताओ, रीटा विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब इफ सी वुड हैव बीन प्रोमोटेड। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने पढ़े हैं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे विल प्लस है प्लस V3 है, तो उधर क्या होना चाहिए। और अगर यहाँ पे इफ के साथ में इसने वुड लगा दिया है, इफ सी वुड हैव, तो उधर क्या होना चाहिए, कौन बताएगा। चलो फटाफट से बताओ। और चेंज हम एक ही जगह कर सकते हैं, ठीक है, चेंज हम एक ही जगह कर सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया। तो हम विल नेवर को कैसे चेंज करेंगे भाई, देखो वहाँ पे वुड हैव है, वैसे तो कायदे से यहाँ पे इफ के साथ में वुड बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अभी आप फिलहाल ये करो कि विल की जगह आप वुड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और यहाँ डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है इस क्वेश्चन में हो सकता है कि या तो मिस टाइप हो, लेकिन यहाँ पे भी हम वुड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैड बीन प्रमोटेड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, हैड होना चाहिए था, यहाँ पे हेड होना चाहिए था, क्योंकि ये तो बिल्कुल रूल के और कॉन्सेप्ट के खिलाफ ही है कि यहाँ पे हमने इफ के साथ में कंडीशनल क्लॉज में वुड लगा दिया है। दैट इज नॉट गुड। बताओ भाई, तो कायदे से यहाँ पे हेड प्लस V3 है, तो इधर वुड है प्लस V3 हो जाना चाहिए। वुड है, हैव है प्लस V3 है, तो उधर भी हेड प्लस V3 होना चाहिए था। यहाँ पे विल का वुड करना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि उधर वुड वैसे भी लगा हुआ था। तो कंडीशनल सेंटेंस यही कहता है। फिलहाल हम लोग क्या लगाएंगे, वुड नेवर हैव चेंज्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। द आर्ट हिस्ट्री टीचर was sacked after she were taught taking school supplies। कौन बताएगा, कौन बताएगा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। टेंस टॉपिक का ही सवाल यहाँ पे भी सेम, बताओ। द आर्ट हिस्ट्री टीचर वॉज सेक्ड, यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस बना दिया और ऊपर से यहाँ पे भी पैसिव वॉइस है, बट प्रॉब्लम ये कि सी के साथ में पहली बात तो वर ही नहीं आता, सी सिंगुलर है तो यहाँ पे वर कैसे हो जाएगा। और थॉट है, ये थॉट है, सी वॉज थॉट नहीं होगा, पहली बात तो यहाँ वॉज लगाओ। अब सी वॉज थॉट नहीं होगा, सी वॉज सेक्ड मतलब जानते हो ना, कांपना। हाँ, टेकिंग स्कूल सप्लाईज, देखो जो स्कूल सप्लाईज होती हैं इनको अगर कोई आदमी ले रहा है, जैसे कि मान लो स्कूल में कोई चीज़ आती है उसको आप खुद के लिए यूज़ में ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने कुछ कमिट किया होगा, कुछ गलत काम किया होगा। और गलत काम को करते हुए आपको क्या किया जाएगा, आपको थॉट किया जाएगा, आपको वंडर किया जाएगा, आपको डंप किया जाएगा, एनलाइट किया जाएगा या कॉट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा ऑब्वियसली। एनलाइटन तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसको जब पकड़ा गया था क्या करते हुए, स्कूल की सप्लाईज को लेते हुए। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रेपोजिशन का यूज एकदम सही किया गया है, बताओ फटाफट से।
बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा जी, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, यहां पे लिखा है दे राइज विद मॉर्निंग आर्क एंड लेवर टिल ऑलमोस्ट डार्क। या देखो यहां पे एक प्रपोजिशन तो ये यूज की गई है और ये नहीं है। ठीक है, ये तो विद सब में यूज की गई है। दे राइज विद मॉर्निंग लार्क आर्क, आर्क लार्क, ये तो लार्क होगा, ये मिस टाइप हो गया होगा। और एंड लेबर टिल, हाँ देखो टिल है, ऑलमोस्ट है, बाय है और स्टिल है, ये तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो स्टिल नहीं होगा, टिल होता है, टिल के आगे जो भी टाइम दे रखा होता है वहां उससे पहले हम टिल लगाते हैं, ऑलमोस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट लगा दिया तो अटमोस्ट नहीं लगाएंगे, सॉरी, बाय और ऑलमोस्ट दोनों एक साथ नहीं हो सकता, स्टिल और ऑलमोस्ट एक साथ नहीं हो सकता, टिल और ऑलमोस्ट हो सकता है, टिल ऑलमोस्ट डार्क, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका जी, द बैंकर वार्न मी नॉट टू बी केयरलेस फ्रॉम माई एटीएम कार्ड। अब देखो केयरलेस फ्रॉम आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए, बहुत सिंपल सा प्रपोजिशन का ही क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 का, आप देख के बता दो क्या केयरलेस बिसाइड होगा, केयरलेस अक्रॉस होगा, केयरलेस विद होगा या केयरलेस ऑन होगा। सुनो भाई, तुम अपने एटीएम कार्ड को लेकर बड़े ही लापरवाह व्यक्ति हो, कहीं पे भी छोड़ देते हो, कहीं पे भी किसी को नाम अपना नंबर बता देते हो, तो ये हो जाएगा आपका केयरलेस विद समथिंग। आप किसी चीज को लेके अगर क्या हो, केयरलेस हो, तो हम उसको बोलते हैं केयरलेस विद। ठीक है जी, नेक्स्ट, संता सेंटा क्लॉज स्टेज एट द नॉर्थ पो व्हेन ही इज नॉट आउट डिलीवर गिफ्ट्स ऑन और क्रिसमस। बताओ भैया, आउट टू डिलीवरिंग होगा या आउट डिलीवरिंग होगा, आउट ऑफ डिलीवरी होगा, डिलीवर होगा, या फिर नो सब्सटीट्यूशन होगा। आउट डिलीवर तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब आप मुझे बताओ लॉजिकल तरीके से कि यहां पे क्या होना चाहिए, बताओ भैया फटाफट से। आउट टू के साथ में आईएनजी लगा दिया तो ये गलत हो गया, आउट डिलीवर बिल्कुल साफ साफ गलत है जी। आउट डिलीवरिंग, हाँ ये हो सकता है क्योंकि और कोई ऑप्शन, आउट ऑफ डिलीवरी होना चाहिए था तो आउट ऑफ डिलीवर वैसे भी नहीं होगा, यहाँ पे आईएनजी आना चाहिए था, ये हट गया, नहीं ये होना नहीं है, तो एक ही बचा आउट डिलीवरिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो है आईएनजी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मदर ऑर्डर्ड जॉन टू स्विच ऑन द लाइट एज इट वॉज टाइम टू स्लीप। भाई एक बात बताओ, जब सोने का समय होता है तो लाइट्स को ऑन किया जाता है या ऑफ किया जाता है, बंद किया जाता है, कौन बताएगा है? और अगर बंद किया जाता है तो कौन सा ऑफ लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। देखो ऑफ का हम लोग यूज करते हैं का के सेंस में, यानी कि जब हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं या फिर पार्ट हिस्से की बात करते हैं, एक हिस्से की बात करते हैं, ठीक है ना, उसको। और ऑफ का यूज होता है बंद करना, बंद करना कह सकते हो या फिर अलग करना कह सकते हो, अलग करना कह सकते हो, ठीक है ना, दूर करना कह सकते हो। तो स्विच ऑफ नहीं होगा, स्विच इन नहीं होगा, स्विच ऑफ बिल्कुल सही होगा, स्विच आउट बिल्कुल नहीं होगा, स्विच ऑफ द लाइट्स होता है भैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। द इंटर्न शुड टेक अ राइट चॉइस इन चूजिंग द राइट जॉब फॉर हर। टेक अ राइट चॉइस होगा, टेक अ राइट चॉइस जो कि ऊपर लिखा है, रेक अ, मेक अ, फिक्स अ, टेक द राइट चॉइस, बताओ क्या होगा। मेक अ राइट चॉइस होता है अपने करियर को लेके, अपनी चीजों को लेके, किसी भी चीज को लेके राइट चॉइस, अच्छी चॉइस रखना होता है मेक अ राइट चॉइस। नेक्स्ट, आई हैव रीच द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। जब भी तुम कॉल करोगे उसी टाइम पर मैं पहुंच जाऊंगा। या तो देखो बाय द टाइम एक ऐसा कीवर्ड होता है मेरे प्यारे चुलबुलो, कि या तो सेंटेंस आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में या फिर आपको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, या तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में या फिर बनेगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बिल्कुल नहीं बन सकता, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है जी, हाँ। तो यहां पे बताओ विल बी रीचिंग होना चाहिए,
या विल हैव रीच्ड होना चाहिए या हैड रीच्ड होना चाहिए। अब देखो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन आगे देखोगे तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो पास्ट का प्रेजेंट के साथ कभी कोई कनेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि फ्यूचर में। देखो ये तो होगा ही नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये होगा नहीं प्रेजेंट, तो ये नो सब्स्टिट्यूशन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आगे जो लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे भाई, तो प्रेजेंट का कनेक्शन कभी भी पास्ट के साथ नहीं हो सकता, तो फ्यूचर वाला ही हमें टिक करना पड़ेगा। तो बेस्ट एक्सप्रेसेस हमारा ये जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी में सिनोनिम्स के क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे 2023 के। कॉन्सिक्वेंस एक वर्ड होता है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। आउटकम होगा, ओरिजिन होगा, स्टार्ट होगा या बिगिन होगा। बताओ कौन बताए, फटाफट से बताओ भैया। सब्सिक्वेंट सॉरी कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेज आप जानते हैं, किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेज के लिए आप तैयार रहिए, मतलब परिणाम होता है। इसका मतलब होता है परिणाम, जो भी होगा हम रेडी हैं। तो आउटकम का मतलब भी परिणाम होता है जी, आउटकम का मतलब ही परिणाम होता है जी, तो आंसर ए हो गया। ओरिजिन होता है मूल, जहां से चीजें शुरू होती हैं, असलियत। और स्टार्ट का मतलब शुरुआत, सब का मतलब शुरुआत होता है। ये सब कह सकते हो कि ऑपोजिट मीनिंग है, ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये कंक्लूजन भी कह सकते हैं इसका। अनबायस्ड क्या होता है बताओ, जब कोई चीज बायस्ड ना हो। और बायस्ड क्या होता है बताइए। ऑर्गेनाइजेशनल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, डेफिनेटिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड का मतलब होता है जो पक्षपाती ना हो, मतलब वो किसी के फेवर में ना हो, सीधे जो उसका मन करेगा, ठीक है, हाँ, जैसा उसका उद्देश्य होगा उसी तरह का, तो उसको अनबायस्ड कहते हैं, ठीक है। तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये बायस्ड का उल्टा होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफिनेटिव और सब्जेक्टिव ये अलग वर्ड होते हैं, ठीक, ऑपोजिट सेंस दे रहे होंगे, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव मतलब होता है अनबायस्ड। और कोई वर्ड नहीं है जो इसका सिनोनिम हो सके। डिग्रेडेशन क्या होता है बताओ, जब हम किसी को अपग्रेड करते हैं और किसी को डिग्रेड करते हैं, किसी की वैल्यू में कमी करना और किसी की वैल्यू में बढ़ोतरी करना। तो अपग्रेड करना और डिग्रेड करना, डिग्रेडेशन मतलब होता है घटाव, पॉल्यूशन, हैजार्ड और डिजेनरेशन या अप्रूवल होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिजेनरेशन होना, पतन होना। सिनोनिम ही तो बताना, हाँ, डिग्रेडेशन मतलब होता है घटना, सिनोनिम बताना सही है। तो अपग्रेड तो है ही नहीं इसमें ना, अप्रूवल तो एंटोनिम हो जाएगा। ये तो अप्रूवल तो एंटोनिम का सेंस देगा, पॉजिटिव सेंस देगा, जबकि हमें तो नेगेटिव सेंस देना है। तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है घटना, किसी चीज का पतन होना, तो डिजेनरेशन हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। अप्रूवल होता है अनुमति, हैजार्ड होता है जी खतरा और हैजार्डस होता है खतरनाक, पॉल्यूशन होता है जी प्रदूषण, पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। सर्टेन का सिनोनिम बताओ भाई, कौन बताएगा? सर्टेन का सिनोनिम कौन बताएगा? अप्रूवल, डेफिनेट, डाउटफुल या कॉशन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, ठीक है, तो डेफिनेट हो जाएगा जी। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, सर्टेन का मतलब भी निश्चित होता है। तो अनुमति तो अप्रूवल हो गया, डाउटफुल संदिग्ध होता है, कॉशन सावधानी होता है जी। आगे आ जाओ, टीडीएस क्या होता है? टीडीएस बताओ कौन बताएगा? टीडीएस मतलब होता है उदास, उदास या थका हुआ कह सकते हो, थका हुआ सा, एकदम परेशान सा, तो उसको टायरसम कहेंगे। होलसम होता है हेल्दी, पौष्टिक, हेल्दी कह सकते हो, होलसम होता है हेल्दी, ठीक है। रिपीटेटिव होता है जो बार बार आता है, और थ्री सम का थ्री स्कोर होता है 60। थ्री स्कोर मतलब देखो, स्कोर का मतलब होता है आपका 20, स्कोर का मतलब होता है 20, ठीक है। तो थ्री स्कोर मतलब हो गया 20 × 3, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है जी। आ जाओ भैया आगे नेक्स्ट।
द बेनेवोलेंट gesture of the rich merchant was appreciated by all. देखो बेनेवोलेंट एक वर्ड है, इसका सिनोनिम आपको बताना है, तो कौन बताएगा? बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट में बेने का मतलब होता है अच्छा, अच्छा बढ़िया। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको जेनरस कहेंगे, ये होता है अच्छा, अच्छा इंसान, अच्छा इंसान। काइंड कह सकते हो, दयालु कह सकते हो, उदार कह सकते हो, ठीक है ना। तो जेनरस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सोम्बर होता है वैसा गंभीर, सीरियस कह सकते हो, निराशाजनक। सोम्बर मतलब होता है सीरियस। और नम्ब तो सुन्न होता है जिसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, और सोबर होता है गंभीर। अच्छा सोम्बर अलग है, हाँ सोम्बर उदास होता है, सॉरी, ये सोम्बर होता है उदास, डल। सोबर अलग होता है, सोबर होता है सीरियस, गंभीर। उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। सोबर हो जाएगा उदास, सॉरी सीरियस, और सोबर हो जाएगा उदास, निराशाजनक। ही इज वेरी ईगर टू ज्वाइन द एयरफोर्स। एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर है, मतलब एसएससी सीजिल 19 जुलाई 2023। बताइए कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर। ही इज वेरी ईगर। ईगर क्या होता है? ईगर का मतलब होता है उत्सुक, बहुत उत्सुक है ये व्यक्ति बहुत उत्सुक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लालची है, कीन है किसी चीज को करने के लिए, एक्साइटेड है। तो कीन कह सकते हैं, ये रहा एक्साइटेड, लालची, ठीक है। हाँ उत्सुक, लालची होता है वैसे, एक्साइटेड भी कह सकते हो अगर कोई व्यक्ति एक्साइटेड है तो। इर्कसम होता है चिड़चिड़ेपन वाला, जिसके अंदर चिड़चिड़ापन होता है। डूबियस होता है दी डाउटफुल, संदिग्ध। और अनकंसर्न्ड होता है उदासीन, ठीक है, अनकंसर्न्ड होता है जी उदासीन। इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। रियलिस्टिक अनअचीवेबल या अनबिलीवेबल या रीजनेबल। तो अविश्वसनीय अनबिलीवेबल हो जाएगा। वह व्यक्ति जिस पे भरोसा न किया जा सके, अविश्वसनीय उसको कहा जाता है, ठीक है। अनबिलीवेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? अनबिलीवेबल, ठीक है। रियलिस्टिक क्या होगा? रियलिस्टिक क्या होगा जी? रियलिस्टिक क्या होगा? असली। रियलिस्टिक होता है वास्तविक, असली। अनअचीवेबल होता है पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर। रीजनेबल होता है तर्कसंगत, जो लॉजिकल होता है। अब आ जाते हैं ऑपोजिट मीनिंग्स की तरफ भैया। आई कन्फ्रंटेड द जर्नलिस्ट विद द एविडेंस। कन्फ्रंट करना क्या होता है, कौन बताएगा? कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, झगड़ना भी कह सकते हो। अगर आप किसी से झगड़ रहे हो, झगड़ना, बहस करना, आर्ग्यू करना, सामना करना, फेस करना, ठीक है, काउंटर करना, एनकाउंटर करना, कन्फ्रंट करना, चैलेंज करना भी कह सकते हैं, एनकाउंटर भी कह सकते हो। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम है, बट हमें तो एंटोनिम बताना है, तो अवॉइड करना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, टालना, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट। भिड़ना होता है एनकाउंटर करना, चैलेंज चुनौती देना, रेसिस्ट होता है विरोध करना। प्रोहिबिशन बताओ कौन बताएगा? ऑपोजिट मीनिंग बताना है प्रोहिबिशन का। बताओ भाई। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट से बना है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट से बना है प्रोहिबिट। देखिए ये वर्ब होती है प्रोहिबिट, इसका मतलब होता है रोकना, किसी चीज को मना करना, ठीक है, प्रोहिबिशन, ठीक है जी। हाँ तो यहाँ पे प्रोहिबिशन का परमिशन हो जाएगा। प्रोहिबिशन रोकना और परमिशन अनुमति। डायरेक्शन दिशा होती है, इनहिबिशन होता है निषेध करना, रिस्ट्रिक्शन होता है बंधन, बांधना, और इसका मतलब होता है रोध, रोधक कह सकते, बाधा कह सकते, रुकावट कह सकते, बाधा कह सकते हो, रुकावट कह सकते हो, ठीक है जी। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है बताओ? सेलेक्टिव ऐसी कोई चीज जो सेलेक्टिव है, स्टिमुलेटिंग, केयरलेस, डाउटफुल या प्लान्ड। सेलेक्टिव तो यार कोई ऐसी चीज है जो सेपरेटेड है, प्लान्ड है, यू कैन से कि ये चीज प्लान्ड है। बट अगर कोई चीज ऐसी है जो अनप्लान्ड है, जो प्लान्ड नहीं है, केयरलेस कह सकते हो,
सेलेक्टिव तो प्लान्ड हो जाएगा, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। डाउटफुल संदिग्ध होता है, स्टिमुलेटिंग होता है उत्तेजक, स्टिमुलेटिंग। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो प्लान्ड है उसी को सेलेक्टिव कहा जाता है। एक्सल्टेंट का आपको बताना है जी क्या ऑपोजिट मीनिंग बताओ। द क्राउड गेव एन एक्सल्टेंट cheer to the football team when they were exiting the airport। देखो, एक्सल्टेंट मतलब होता है उत्साह के साथ चीखना चिल्लाना और एक किसी का उत्साह बढ़ाना कह सकते हो। जैसे कि धोनी जब एंट्री करते हैं प्लेग्राउंड में तो वहां पे क्या होता है, लोग चीयर करने लग जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं खुशी से, उसी को तो रिजॉइसिंग सिनोनिम हो जाएगा, जुबिलेंट भी सिनोनिम हो जाएगा, इलेटेड भी सिनोनिम हो जाएगा। डिसोलेटिंग होता है, ये होता है सॉरी डिसकंसोलेटिंग होता है, ये अपोजिट सेंस देगा, निराश करना, निराश होने के सेंस में। ये तो सब सिनोनिम हो जाएंगे, ये भी सिनोनिम, ये भी सिनोनिम, ठीक है, और ये भी सिनोनिम, ये सब सिनोनिम है। ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, उत्तेजित होना लिख लेना। अगला देखो भैया, आंसर तो आपको पता चल गया, दिख गया। तो इंसिसेंट का मतलब होता है जी बहुत, मतलब लगातार। क्या इंसिसेंट का मतलब कहते हैं लगातार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इंसिसेंट का मतलब क्या होता है जी लगातार। और स्पोरेडिक क्या होता है, कभी कभार, छिटपुट, इरेगुलरली। ठीक है, इसका मतलब होता है इरेगुलरली। ठीक है, डेली तो दैनिक होता है, रेगुलर बेसिस। और इंस्टेंट सॉरी इंसिस्टेंट होता है आग्रह पूर्ण, इंसिस्ट करते हुए। कॉन्टिन्यूअल होता है निरंतर। बट देखो, कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क होता है। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है ये एक पर्टिकुलर गैप के साथ में कॉन्टिन्यू है अगर कोई चीज, तो उसको कॉन्टिन्यूअल कहते हैं। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, ये होता है ये विदाउट ब्रेक। अगर कोई चीज लगातार है बिना ब्रेक के, थोड़े थोड़े ब्रेक के साथ है तो उसको जैसे मैं डेली क्लास लेता हूँ 8 बजे, कॉन्टिन्यूअल क्लास होती है। और 1 घंटे लगातार जो क्लास चलती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। ट्राइवियल इश्यूज आपने सुना होगा कि यार क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हो। तो ट्राइवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, 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 तुच्छ कह सकते हो, वैल्यूलेस कह सकते हो। ठीक है, हाँ, छोटी छोटी चीजें होती है। और सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। यूज होता है बड़ा, हैवी होता है, लाइट होता है, ये सब कह सकते हो। लाइट रोशनी भी होती है एज अ नाउन, और लाइट हल्का भी होता है एज एन एडजेक्टिव, अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो। ठीक है, लाइट जलाना वर्ब की तरह जलाना भी होता है, प्रज्वलित करना। अगर आप लाइट को वर्ब की तरह यूज करते हो, दीपक विपक जलाते हैं ना, इसको कहा जाता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट। कंसील का ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है। कंसील का ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है, बताओ। कंसील का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। वॉच होगा, सी होगा, रिवील होगा, या हाइड होगा। तो सिंपल है, कंसील का मतलब होता है जी छिपाना, अगर आप किसी चीज को छिपा रहे हो तो। ठीक है, वॉच होता है देखना, सी होता है देखना, रिवील होता है उजागर करना, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर। और हाइड होता है छिपाना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाए। ये इसका क्या हो गया जी, सिनोनिम हो गया। बाकी सब चीजें आपको पता ही है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। मेमोरी देख लो भैया, मेमोरी का मतलब क्या होता है, सप्रेस, ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि मेमोरी का मतलब होता है, अगर आप वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू रिमेंबर।
और ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मरण या भूल जाना चीज़ों को। हाँ, स्मरण करना होता है मेमोरी, और विस्मरण ऑब्लिवियन होता है। सप्रेस होता है किसी चीज़ को दबाना। रेट्रोस्पेक्शन होता है सिंहावलोकन। देखो, रेट्रोस्पेक्शन होता है सिंहावलोकन, मतलब खुद का अवलोकन करना। इम्पार्ट होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, भाग लेना, हिस्सा होना। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ जाते हैं भैया। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। ब्लो समथिंग, किसी चीज को हर रेशियो से बाहर कर देना, उड़ा देना, उसका मतलब क्या होता है? बताओ भैया, कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? फटाफट से बताओ, क्या मतलब होता है ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन? मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन विदाउट रीजन, बिना किसी रीजन के किसी व्यक्ति के लिए किसी चीज को कठिन बना देना। लीव समवन at a time when they need you to stay and help them. Control the level of something in order to stop and increase it increasing. Behave as if something that has happened in much worse than it really is. ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बिहेव एज इफ, इस तरह से बिहेव करना जैसे कि कोई चीज दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज। जैसे बोल देना कि जरा सा नुकसान हुआ और दिखावा इतना कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे उंगली में चोट लग जाती है, हल्की थी, है ना, लड़कियों के, तो वो उंगली में लग गई, बहुत बढ़िया, फोटो वोटो खींच के पूरा बवंडर बना दिए। इतना लोगों को पता चलता, लड़कों को लग जाती, पता ही नहीं चलता कहाँ लग गई, बाद में देखते हैं ये कहाँ लग गई, ऐसे करके होता है। ये होता है कि इतना दिखावा करना किसी चीज का जितना वो उतनी है नहीं, इतनी बुरी वो हुई नहीं, इतना उससे ज्यादा दिखावा करना होता है। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है रेशियो, बराबरी चीजों, और उससे भी बाहर, बहुत दूर 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 तक नहीं है, ऐसे करके। टू गो टू डॉग्स बताओ। टू विन अ रेस, टू बिकम वर्स, टू स्टैंड अ गार्ड, और टू विन सपोर्ट। टू गो टू डॉग्स का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? टू गो टू डॉग्स का क्या मतलब होता है, बताओ। बोलते हैं जिंदगी कैसे, रे यार कुछ नहीं, कुत्तों बोलती जिंदगी कैसी चल रही है, कुछ नहीं यार, कुत्तों जैसी जिंदगी हो रहा है। टू गो टू डॉग्स का मतलब होता है टू बिकम वर्स, बहुत बुरी हालत में होना, ठीक है। टू विन अ रेस, ये अलग चीज होती है, रेस जीत जाना ये नहीं होता। ये होता है कुत्तों जैसी हालत होना, मतलब टू बिकम वर्स, बुरी हालत हो जाना। गो बैक टू द ड्राइंग रूम, ऐसा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जैसे गो बैक टू द ड्राइंग रूम या ड्राइंग बोर्ड। आप मान लो कि आपने कोई काम स्टार्ट करा, बहुत अच्छे से स्टार्ट करा, थोड़ा चले और फेल हो गए, अब क्या करोगे? घर बैठ जाओगे? नहीं, दोबारा स्टार्ट कर, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। मूवी देखिए ना, 12th फेल, रीस्टार्ट, ये वही है। तो स्टार्ट ओवर, एक चीज को फिर से शुरू करना, फिर से शुरू करना या शुरू से शुरू करना, शुरू से शुरू करना, फेल होने के बाद स्पेशली शुरू से शुरू करना, ठीक है ना। हाँ, स्टार्ट ओवर होता है। गो बैक टू दी ड्राइंग बोर्ड। ऑन दी बॉल का मतलब क्या होता है? डूइंग ए जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, प्लेइंग विद अ बॉल, या एक्सरसाइजिंग यूजिंग अ बॉल। अरे बॉल, ऑन द बॉल मतलब होता है, ऑन द बॉल का मतलब होता है डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। देखो, आपने देखा होगा ऑन दी बॉल, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर होते हैं, वो बॉल के साथ खेलते रहते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि उनको बराबर चीजें मतलब बहुत क्विकली करनी होती हैं। ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ जाओ आलसी होके तो आप मैच जीत जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, जल्दी करना है, वो भी सावधानी पूर्वक, क्योंकि आपके सामने वाला जो खिलाड़ी वो आपको हराने के लिए खड़ा हुआ सामने। टू फेस द म्यूजिक, तो ये पिताजी डेली करते हैं। जब भी आप बाहर खेलने जाते हो, तो जब घर वापस आते हो तो आपको पता चल जाता है कि आज या तो गालियां पड़ने वाली हैं, अब शायद गालियां पड़ने नहीं, पहले तो मार पड़ती थी हमारे टाइम में, ठीक है। तो फेस द म्यूजिक, जो फटकार आपको सुनाई जाती है, नॉट नोइंग द रियल नहीं,
बारिंग क्या है, बेरिंग द एंटायर ऑडियंस नहीं, बीइंग चैलेंज्ड टू अम्यूजिंग नहीं, bear a negative consequence of wrongful access, stir up a hornet's nest, stir up a hornet's nest इसका मतलब क्या होता है बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर? प्रोवोक ट्रबल, रेसिस्ट अ फाइट, ग्रेट क्रिएट डाउट्स या फिर स्केयर द बर्ड्स। स्टायर अप अ हार्नेट्स नेस्ट इसका मतलब होता है किसी भी परेशानी को और बढ़ाना, परेशानी को बढ़ाना, किसी एक परेशानी को और ज्यादा बढ़ाना होता है। स्टायर अप अ हार्नेट्स नेस्ट, परेशानियों को प्रवोक करना। इट इज रेनिंग एक्ट्स एंड डॉग्स, एक्ट्स नहीं है, कैट्स एंड डॉग्स होगा ये, कैट्स एंड डॉग्स होता है। तेजी से बारिश होती है ना, रेनिंग हैवीली। इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, रेनिंग वेरी हैवीली इसका मीनिंग होता है तेजी से, मूसलाधार बारिश, बहुत तेजी से जो बारिश होती है ना उसको कहा जाता है कैट्स एंड डॉग्स। बस ये हो गया आपके 29 क्वेश्चंस। अब देखो या तो आप 40 क्वेश्चन कर लो पूरे, या फिर यहां से अगली क्लास में देख लेना, या फिर एक और क्वेश्चन कर लो, 40 कर लेते हैं। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, तो हर चीज, कौन होगा वो? फास्टिडियस बोलते हैं उसको, तुनक मिजाज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नखरेबाज या तुनक मिजाज कहते हैं। या फिर मान लो 10 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट से, ठीक है, 10 क्वेश्चन ही तो बचे हैं, 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। वह व्यक्ति, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज, उसको हर डिटेल बड़ी सटीक चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उस व्यक्ति को हम फास्टिडियस कहते हैं। बड़ा नखरेबाज आदमी है भाई ये तो। इस स्क्वेमिस कहते हैं नक चढ़ा आदमी, स्टबर्न होता है जिद्दी, और इम्प्रेग्नेबल होता है अभेद्य, जिसको हम भेद नहीं सकते। समथिंग दैट इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडिस्पेंसिबल कहेंगे, अनिवार्य। अगर कोई चीज अनिवार्य है, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई सुनो, पेपर देने जा रहे हो, जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो इंडिस्पेंसिबल है, अगर इसको लेके नहीं गए तो भाई इसके बिना आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। इंसुलर होता है द्वीपीय, जिसके 2 पैर होते हैं। आइसोलेटेड होता है एकाकी, अकेला। और इनटॉलरेंट होता है असहिष्णु, जो सहन नहीं कर सकता, ठीक है। एनिमल, लिविंग, बोथ, ऑन लैंड एंड वाटर, एंड इन वाटर। यहां पे पहली बात तो इन वाटर लिख लेना, क्योंकि जो ऑन प्रपोजिशन है वो दोनों के लिए कॉमनली यूज नहीं हो सकती, ठीक है। एक ऐसा जानवर जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, तो हम उसको मैरियन कहेंगे, ये तो सिर्फ पानी में रहता है। एम्फीबियन कहेंगे इसको, उभयचर, एम्फीबियन कहते हैं। मैरियन जो होता है वो सिर्फ समुद्र में रहता है। और एक होता है आर्बोरियल, होता है वृक्ष से संबंधित होता है। टेरेस्ट्रियल होता है लौकिक, जो धरती से रिलेटेड है। पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश को ही धोखा देता है, उसको ट्रेटर कहा जाता है, गद्दार। क्या कहा जाता है उसको? ट्रेटर कहा जाता है, गद्दार। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, सोच रहे हो कि सर इतने आसान क्वेश्चन, भाई एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और क्या चाहिए आपको? आइकॉन कौन होता है? ये चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। और मैस्कोट होता है शुभंकर। और पैरागॉन होता है प्रतिद्वंदी, वैसे पैरागॉन बेस्ट एग्जाम्पल होता है। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, भाई मानव जाति का इवोल्यूशन कब हुआ, इसकी पढ़ाई जो की जाती है वो एंथोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव जाति विज्ञान, मानव जाति विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और एंथोलॉजी जो होता है वो संकलन होता है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। चाइल्ड bereaved ऑफ वन और बोथ दी पेरेंट्स, या तो एक ऐसा, देखो bereaved का मतलब होता है त्यागना, एक ऐसा बच्चा या तो माता ने या पिता ने त्याग दिया है, या दोनों से त्याग दिया है, तो उसको डेस्टिट्यूट कहेंगे या ऑर्फन कहेंगे। एक बच्चे को हम त्याग देते हैं ना, तो बोलते हैं ये अनाथ है, ना तो इसका बाप है, ना माँ बाप, ना तो माँ बाप है, या फिर बाप नहीं है या माँ नहीं है, कोई एक चीज नहीं है या दोनों नहीं है, तो उसको ऑर्फन कहा जाता है, अनाथ इंसान। डेस्टिट्यूट तो गरीब होते हैं। लाउट होता है गंवार,
डेसोलेट होता है उजाड़, एकदम बंजर, बंजर भूमि नहीं होती है उसको डेसोलेट कहते हैं, सुनसान। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर, फर्म, दृढ़, ऐसी कोई चीज जिसके अंदर ऐसी कंसिस्टेंसी कि ये हिलेगा नहीं, अपनी जगह पे दृढ़ है, उसको फर्म कहते हैं, अटल, दृढ़ कह सकते हो। सब्सटेंशियल होता है संतोषजनक, रैमरोड होता है छड़ी, क्लोज होता है बंद करना। बस आप फिलअप्स की तरफ आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन फिलअप्स के हैं भैया। देयर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डैश। देखो मान लो इधर चेयर्स पड़ी हुई हैं, इधर चेयर्स पड़ी हुई, ठीक है, चारों तरफ चेयर्स पड़ी हुई हैं, और बीच में जो आ रहा है ना ये रास्ता, इस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं बताओ। इस रास्ते के इधर भी आइदर साइड, दोनों साइड जो है चेयर वेयर पड़ी होती हैं, तो उसको हम आइल बोलते हैं। आइल होता है गलियारा, ठीक है, आइल होता है गलियारा, इसको हम गलियारा कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ गए। जैसे बस में, ट्रेन में, या किसी चर्च में जो गलियारा होता है रास्ता निकलने वाला, इधर सीट्स, उसको कहते हैं। आई विल जस्ट साइट सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। साइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो, सेट, साइट, साइट में से देखो ये 3 तो साइट समझ में आता है, इनके तो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका साइट। ये होता है तलब करना, कोर्ट में, जो कोर्ट में हम लोग तलब करते हैं ना, जाके अपनी सफाई देते हैं ना, ये होता है साइट। और ये जो साइट होता है ना, ये दृश्य होता है, और ये होता है निर्माण स्थल। निर्माण स्थल, जैसे मान लो कहीं पे कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, पुल वगैरह, रोड वगैरह, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उस जगह को हम साइट बोलते हैं। हैबिचुअल मे बी रिप्लेस बाय स्टेगनेंट, कॉन्टिन्यूअल, टेम्परेट या हॉलिस्टिक। तो देखो हैबिचुअल जो वर्ड है इसको हम कौन से वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअल से। हैबिट का मतलब होता है आदि होना, आदि होना, यानी कि नित्य का आदि होना। नित्य का मतलब डेली का, नित्य का आदि होना मतलब डेली का। और एक पर्टिकुलर गैप के साथ जो चीज होती है उसको हम कॉन्टिन्यूअल, अभी भी बताया था कॉन्टिन्यूअल होता है। तो कॉन्टिन्यूअल मतलब रुक रुक के जो काम होता है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअल कहते हैं। टेम्परेट का मतलब तो नरम होता है, स्टेगनेंट होता है आलसी, हॉलिस्टिक होता है संपूर्ण रूप से। एक लास्ट क्वेश्चन और है, द मैच शेड्यूल वॉज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डैश रेन्स। तो इंसिसेंट रेन हो जाएगा, लगातार। इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार। अगर लगातार मैच की वजह से, लगातार रेन की वजह से मैच क्या हो गया भैया, शेड्यूल, जो मैच के शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिटेस्टेबल होता है घृणित, ये लगातार। वेनरेबल होता है सम्मानित, और सूदिंग होता है सुखदायक, जिसमें कुछ प्लेजर मिलता है, आनंद आता है। तो मैंने बताया था कि अगले सेट में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो अगले सेट में 50 क्वेश्चन हो गए, एक सेट में 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है जी। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। सेशन को लाइक अगर पसंद आता है, कमेंट ये सब कर दिया करो अपने आप। आप लोग जुड़े हो, तैयारी मैं आपकी करा दूंगा, किसी भी एग्जाम की टेंशन मत लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ वगैरह, फ्री पीडीएफ और रूटीन वगैरह इसमें मिल जाता है डेली, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।